हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अभी कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम लोग एएमयू में एमबीए का 2021 का जो पेपर आया था, जिसमें सिर्फ जीएस पोर्शन को, जनरल स्टडीज के पोर्शन को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में किस टाइप की चीजें जो है वो पूछी गई थी। राइट। सो फर्स्ट यहाँ पे है कि ऐसे कौन से इंडियन सिनेमा के पर्सन है जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है अभी तक। राइट। तो इसका जो आपका, देखिए, आप लोगों ने दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में जरूर सुना होगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये हाईएस्ट अवार्ड होता है, इज गिवन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ठीक है। जो कि नेशनल फिल्म अकेडमी जो है वो इन अवार्ड्स को देती है। ठीक है। तो ये अवार्ड जो है, जिसमें एक कमल, शॉल, 1 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, ये सब चीजें दी जाती हैं। तो इंडिया की तरफ से ये पर्सन, जो बहुत सारे जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है वो है, लेकिन इसमें आमिर खान को ये अवार्ड अभी तक नहीं दिया। इसका आंसर है डी, अमिताभ बच्चन, गुलजार, मन्ना डे, ये रजनीकांत, विनोद खन्ना, मनोज कुमार, शशि कपूर, प्राण, इन सब पीपल को जो है ये अवार्ड्स अभी तक दिए जा चुके हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड का आंसर हो जाएगा डी, आमिर खान। राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। आईएमडी जो इंडिया का मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी तक कितने ऑफिशियल सीजन्स को डेजिग्नेट इंडिया में किया हुआ है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आईएमडी के अभी तक जो है वो कितने सीजन्स इंडिया में हो चुके हैं। देखिए, आईएमडी के जो है वो अभी तक 4 सीजन्स ही उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। ठीक है। आईएमडी जो है हमारा इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने यहाँ पर जो है 4 सीजन्स के बारे में यहाँ पर बताया है। राइट, लिख लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट, चैतन्य भक्ति सेंट के बारे में। ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, चैतन्य भक्ति सेन जो थे वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी जगह से बिलोंग करते थे। ठीक है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है कि वो उनकी स्टेट वगैरह के बारे में बताना है। तो उस समय ही बिलोंग टू बंगाल। बंगाल जो है उस स्टेट से वो बिलोंग करते थे। ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो राधा और कृष्ण के कंबाइंड अवतार की फॉर्म में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से जो है कौन से इंस्टीट्यूशन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने यहाँ पर जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इशू करवाया था। ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने लार्जेस्ट गोल्ड कॉइन्स को इशू करवाया था। ठीक है। देखिए, इसका जो आंसर है, अगर आपने एंशंट हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है, इफ यू नो अबाउट एंशंट हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी, तो आप इसका आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि जो गोल्ड कॉइन्स यहाँ पर इशू करवाए गए थे इंडिया में, वो सबसे ज्यादा इशू करवाने वाली है, दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी ने मैक्सिमम यहाँ पर जो है वो इशू कराए थे। और यहाँ पर कुशनाज ने जो है फर्स्ट यहाँ पर इशू कराए थे, पहली बार इशू कराए थे। बट मैक्सिमम जो कॉइनेज यहाँ पे इशू करवाए हैं वो गुप्ता डायनेस्टी ने करवाए हैं। राइट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आया भी हुआ है और आगे भी ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है हमेशा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर है। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। कौन सा इंस्टीट्यूट महात्मा गांधी द्वारा फॉर्म नहीं किया गया है। ठीक है। साबरमती आश्रम आप लोग जानते हैं सब लोग, साबरमती रिवर के पास यहाँ पर जो उन्होंने एक अपना आश्रम बनाया था वो है। सेवाग्राम आश्रम भी गांधी जी का ही बनाया गया है इंडिया में। कहां पर, ये भी साबरमती रिवर के पास ही है।
ठीक है, साबरमती आश्रम के पास ही, साबरमती रिवर के पास ही यहाँ पर इन्होंने बनाया था, जो कि सेवाग्राम आश्रम के बाद के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने बनाया था कब, 1936 में। उससे पहले ये साबरमती आश्रम में ही रहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है विश्व भारती। देखिए जो ये वाला विश्व भारती का यहाँ पर लिखा हुआ है, विश्व भारती जो है वो एस्टैब्लिश करने वाले पर्सन कौन थे? विश्व भारती को एस्टैब्लिश करने वाले पर्सन थे रविंद्रनाथ टैगोर। सब लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट, रविंद्रनाथ टैगोर, सब लोग जानते हैं इनको, नाम सबने सुना होगा। इनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, बर्ड ऑफ बंगाल, गुरुदेव, डिफरेंट डिफरेंट नेम से इनको जाना जाता है। ये नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर में, ये भी आप लोगों को पता होगा। और जो इनका यहाँ पर इन्होंने जो हमारा सबसे बड़ा, हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, एंड बांग्लादेश का नेशनल एंथम दैट इज अमर सोनार बांग्ला, वो भी इन्हीं पर्सन ने यहाँ पे लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इन्होंने श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है उससे भी काफी इन्होंने इंस्पायर, मतलब उनको भी इंस्पायर इन्होंने किया। राइट, और लास्ट है फोनिक्स आश्रम। ये फोनिक्स आश्रम भी गांधी जी का ही है, लेकिन ये वाला आश्रम कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये वाला आश्रम रविंद्रनाथ टैगोर ने फॉर्म किया था, गांधी जी ने नहीं किया था। राइट, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 6, द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओवर ऑन, का जो पूरा बनाने का हमारा प्रोसेस था वो कब ओवर हुआ था? ए इज द राइट आंसर, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क खत्म हो गया था। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, और ये वो डेट है जिस दिन इफेक्ट में आया था या इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, ये इफेक्ट और इम्प्लीमेंट की डेट है, और ये जो है वो कंप्लीशन, रिटन वर्क कंप्लीट होने की है। बाकी सी आप लोगों को पता ही है डेट, एंड डी डेट का कोई रेलिवेंस नहीं है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंजॉय अ टेन्योर ऑफ, जो राज्यसभा के मेंबर है उनका टेन्योर कितने इयर्स का होता है? राइट इट डाउन, 6 इयर्स का। आंसर विल बी सी, जो राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है वो 6 इयर्स का होता है, और जो हमारी लोकसभा होती है उसका टेन्योर कितना होता है? 5 इयर्स का। ठीक है, 6 इयर्स और 5 इयर्स याद रखिएगा। एंड राज्यसभा के 1/3 मेंबर एवरी 2 इयर्स रिटायर होते रहते हैं। टोटल मेंबर्स कितने हैं राज्यसभा में? 245। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग हमेशा ही जीएस की क्लास में इस टॉपिक को कवर करते हैं। दैट इज बी एन राव, बेगल नरसिंह राव इज द करेक्ट आंसर। बी एन राव थे। एल एम सिंघवी, यहाँ पर इनका रोल नहीं था एल एम सिंघवी का। ठीक है, एल एम सिंघवी जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए, पंचायत के लिए और अलग अलग कामों के लिए जाने जाते हैं। वही बी एस राव नहीं है यहाँ पर, बदरुद्दीन तैयब जी, ये वो पर्सन है जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये उस रेस्पेक्ट में जाने जाते हैं। ठीक है, पर्सन एग्जिस्ट करते हैं बट ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए जाने जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर, जिसने जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा समझ थी और एडवाइजर थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो बी एन राव थे। एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट पर्सन, बी एन राव, जो आईसीजे, यू ऑल नो अबाउट आईसीजे। आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आईसीजे में भी इंडिया की तरफ से
फर्स्ट जज सेलेक्ट होने वाले पर्सन भी यही थे, राइट। तो आईसीजे में भी इसी इन्हीं पर्सन को फर्स्ट सेलेक्ट किया गया था। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फैक्ट आल्सो, बदरुद्दीन सॉरी BN राव के बारे में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिनूक ये एक लोकल विंड है, ठीक है। जैसे इंडिया में आप लोगों को पता है एक वार्म विंड ब्लो करती है समर्स के टाइम में, जिसका नाम है लू, जानते हैं सब लोग। वार्म विंड होती है जो कि इंडिया में ब्लो करती है, जिसका लोकल नेम है लू। सेम एज दैट वे चिनूक जो है वो भी एक विंड है, लोकल विंड है, जो कि कहाँ ब्लो करती है, इट ब्लोज इन यूएसए, नॉर्थ अमेरिका के रीजन में ये विंड ब्लो करती है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा इसको, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, इट इज सेइंग अस अबाउट द कोबरा इफेक्ट। ये एक टर्म है, कोबरा इफेक्ट एक टर्म है, यूज की जाती है। क्यों? ये एक टर्म हॉर्स्ट सीवर इकोनॉमिस्ट ने फाइनलाइज करी थी, उन्होंने इस टर्म को निकाला था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये स्टेटमेंट क्या होती है, कोबरा इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने प्लान्स तो बहुत अच्छे से बना लिए, आपकी इंटेंशन भी बहुत ग्रेट है, आपके प्लान्स का तरीका भी बहुत अच्छा है, बट हुआ क्या, उस प्लान ने वर्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, ठीक है। प्लान अच्छा है, तरीका अच्छा है, इंटेंशन अच्छी है, लेकिन उनका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है, जो रिजल्ट आया है, दैट इज वर्स, ठीक है। तो ये वाली जो है स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है कि कॉलोनियल इंडिया में जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे, तब कोबरा की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कोबरा इफेक्ट आया था। टोटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये टर्म पॉपुलराइज हुई थी कोविड-19 के समय में, जब कोविड-19 का लॉकडाउन और डबल लॉकडाउन करने में हमारा डेडली इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था, तब ये टर्म न्यूज में आई थी, कोबरा इफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, बिकॉज ये न्यूज में थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19। सो दैट्स व्हाई द आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, आपसे डायरेक्टली इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है, जो कि रॉन्ग है ये वाली स्टेटमेंट। बाकी तीनों ठीक है जो कि करेक्ट दी हुई है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन IMX के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। IMX जो है ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो है, लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म, फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। ऐसी एक्सरसाइज जो इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट की जाती है, और इसको कंडक्ट करवाता कौन है, राइट डाउन दिस थिंग ऑल्सो, यूएस की नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड, क्या कहते हैं इसको, NAV सेंट, नेवी की सेंट्रल कमांड। और साथ ही साथ इसको जितने भी और मिडल ईस्ट के नेशंस हैं, कटलस एक्सप्रेस है, ये सारे यहाँ पर इसको कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसको कटलस एक्सप्रेस जो है उसके नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इट इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि एक जो है बहुत सारी नेवीज जो है वो मिल करके इसको कंडक्ट करती है, ठीक है। और ये कम से कम 18 to 20 डेज तक पूरी चलती है एक्सरसाइज, काफी बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो ये सब आपको मतलब पूरा पता होना चाहिए। एंड रिसेंटली इसको 2022 में भी कंडक्ट किया गया है, मे बी अब क्वेश्चन पूछ लिए जाए इसके ऊपर, तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन से पर्सन ने अभी तक रमन मैग्सेसे अवार्ड को नहीं जीता है? ठीक है, देखिए रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये एक अवार्ड दिए जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये एक स्पेसिफिकली एक थाईलैंड के जो है सॉरी, ये जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे रमन मैग्सेसे उनके नाम पर ये दिया जाता है, और आप कह सकते हो कि एशिया का काफी हाईएस्ट ऑनर में काउंट किया जाता है। ठीक है, फिलीपींस में ये दिया जाता है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला, वहां पे ये अवार्ड दिया जाता है। किस कैटेगरी में दिया जाता है? लेट मी टेल यू अबाउट दैट आल्सो। ये आपको, अगर आपने कोई पब्लिक सर्विसेज में अपना जो है कंट्रीब्यूशन किया है, आप जर्नलिज्म में कंट्रीब्यूशन किया है, आपने आपने गवर्नमेंट सर्विसेज में किया है, पीस में किया है, कम्युनिटी लीडरशिप या फिर इमर्जेंट लीडरशिप में, इन सब में पार्टिसिपेट किया है तो आपको ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है रवीश कुमार, इनको ये अवार्ड, इंडिया के जो पर्सन है रवीश कुमार, इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। फर्स्ट अवार्ड मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया था? नेम ऑफ अ पर्सन इज विनोबा भावे, नाम सुना होगा आपने, फेमस पर्सनालिटी है, गांधी जी की डेथ के बाद का गांधी जी इनको कहा जाता है। ठीक है, मदर टेरेसा को भी अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम बहुत सारे हैं जिनको ये अभी तक अवार्ड दिया जा चुका। अब बात ये आ रही है कि इनमें से किसको है? किरण बेदी, आप लोग जानते होंगे, उनको भी दिया गया है। ठीक है, संदीप पांडे, इनको भी दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इमर्जेंट लीडरशिप में, इन पर्सन को भी मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली प्रेजेंटली, इनको भी इमर्जेंट लीडरशिप के लिए मिल चुका है। एंड देन लास्ट यहाँ पे आ रही है रवीश कुमार, इनको जर्नलिज्म के लिए यहाँ पर मिला हुआ है, प्राइम टाइम शो जो एनडीटीवी पे आता है उनके लिए। अन्ना हजारे को ये अवार्ड नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्ना हजारे। ठीक है, इसको याद रखिएगा इस तरीके से, ऐसे क्वेश्चंस, डी इसका आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेटा थनबर्ग, सब लोग जानते हैं ग्रेटा थनबर्ग जो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट निकल के आई थी। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट कौन सी स्टेट से, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? काफी फेमस हुई थी ये, आंसर है स्वीडन। जो ग्रेटा थनबर्ग है, शी बिलोंग टू स्वीडन। एक चिल्ड्रन के फॉर्म में इनको एक प्राइज भी दिया गया है, चिल्ड्रन पीस प्राइज। ओके, सो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। और ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि उस ये जो है एग्जाम का उस समय का काफी बड़ा करंट अफेयर हुआ था, सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जानते हैं सब लोग मुस्लिम लीग जो है कब फॉर्म हुई है? 1906 में। कहां पर? 31 दिसंबर 1906 ढाका में। ठीक है, जो कि प्रेजेंटली बांग्लादेश में है, वहां पर इसको फॉर्म किया गया। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, एंटी सैटेलाइट टेस्ट किसके अंडर कंडक्ट किया गया है? मिशन वंदे भारत, स्वाभिमान, पराक्रम? नो, आंसर इज मिशन शक्ति, आंसर इज डी। मिशन शक्ति के अंडर इसको कंडक्ट किया गया है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, एक टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एंड द टर्म हियर इज इप्सो फैक्टो। ठीक है, टर्म क्या है? इप्सो फैक्टो। ये है इप्सो फैक्टो, इसका मीनिंग होता है बाय द रीजन ऑफ फर्स्ट फैक्ट, बाय पहली ही इंस्टेंस की बात की जा रही है, फर्स्ट फैक्ट की बात की जा रही है। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट में ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
वेरी फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क, सब जानते हैं ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तराखंड में। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था, ये भी आपको फैक्ट नोट करना है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका एक्चुअल नेम था हेली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब ये न्यूज है कि दोबारा से इसका नाम चेंज किया जाएगा टू व्हाट? रामगंगा नेशनल पार्क। वाई? बिकॉज रामगंगा रिवर यहां से फ्लो करती है, राइट? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। ये थ्योरी दैट यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, ये किसने दी थी? द पर्सन नेम इज एडविन हबल। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा था, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था। और अब 2 से 3 क्वेश्चन तो है वो इसी पे आएंगे कि किसने क्या डिस्कवर किया है या किसको इस चीज का फादर कहा जाता है, थोड़ा सा साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू ऑल नो जो है ये सारे सिरी, एलेक्सा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप सब यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें जो निकल के आई हैं, ये इसके फादर कौन कहे जाते हैं? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आंसर इज जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी जो है इसके फादर कहे जाते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, उम्मीद इनिशिएटिव। उम्मीद इनिशिएटिव किस लिए स्टार्ट किया गया था? फॉर द पर्पस ऑफ इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज। कोविड-19 के लिए, एम्प्लॉयमेंट, कोरोनरी डिजीजेस के लिए नहीं था। इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीजेस जो बॉडी में होते हैं, जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे डिजीजेस के लिए ये किया गया था। ठीक है, 20th। नेक्स्ट 21, इनमें से कौन सा बुकर प्राइज मैन बुकर प्राइज विनर नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया है इसके ऊपर है कि कौन सा विनर नहीं है। आंसर इज मनु जोसेफ, क्योंकि झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, ये तीनों करेक्ट है। मैन बुकर प्राइज इनके लिटरेचर नॉवल के लिए दिया जाता है। मनु जोसेफ को ये अभी तक अवार्ड नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पन्ना। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक नेशनल पार्क पे था, अब ये वाला क्वेश्चन एक बायोस्फीयर रिजर्व पे है। बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना कहाँ पे लोकेटेड है? बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, एंड एमपी लिख लीजिए, एमपी वो जगह है जहां पर आपको मैक्सिमम इंडिया के नेशनल पार्क्स मिलेंगे। कितने? 11। ये फैक्ट्स लिख लीजिए, 11 नेशनल पार्क्स मिलेंगे मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको, पूरे मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर आपको मैक्सिमम टाइगर्स मिले, मैं सिर्फ नेशनल पार्क की बात कर रही हूँ, मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रही। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे मैक्सिमम टाइगर्स है? नेशनल पार्क। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जहां पे मैक्सिमम टाइगर्स है, ऐसा इकलौता नेशनल पार्क जहां पे मैक्सिमम टाइगर्स का एस्टिमेशन किया गया है, जो अभी आप पढ़ के हटे हैं, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। वहां पर आपको इंडिया की मैक्सिमम जो नेशनल पार्क्स हैं वो देखने को, सॉरी, मैक्सिमम टाइगर्स जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट? सो ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इनमें से कोई भी फैक्ट पे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन कह रहा है, जब लीव्स की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है प्लांट्स में, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन इज जाइलम, क्लोरोप्लास्ट, फिलोएम और मिसोफाइल। देखिए करेक्ट आंसर इसका है सी, फिलोएम। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो होती है वो फिलोएम के थ्रू होती है, अपवर्ड जाइलम के थ्रू। क्लोरोप्लास्ट का इससे और मिसोफाइल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट, रेडियोकार्बन। आई होप एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट रेडियोकार्बन डेटिंग। ये डेटिंग का एक प्रोसेस होता है जिससे आप एज आइडेंटिफाई करते हो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स के, या फिर ह्यूमन में नहीं, सॉरी,
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी रहे हैं उनके डेड रिमेन्स, उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके डेड रिमेन्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर डेटिंग की जाती है। आंसर इज एनिमल फॉसिल्स, बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम ये एनिमल फॉसिल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही तो काउंट किया जाता है, राइट। सो एनिमल फॉसिल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी डी, एनिमल फॉसिल। किसकी एज डिटरमाइन करनी है? एनिमल फॉसिल्स की, राइट। या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी ऑप्शन में आ सकता था, तो दोनों ही करेक्ट थे। मूविंग ऑन नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 25। फंगस एस्परगिलस नाइगर, ये एस्परगिलस नाइगर एक फंजाई का नाम है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ए इज द राइट आंसर हियर। तो इस फंगस का आपको नाम और इसका जो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया है एस्परगिलस नाइगर का जो प्रोडक्शन है ये एक्चुअली न्यूज में रहता है। और ये सिट्रिक एसिड जो है यहाँ पर ये बहुत सारे एंजाइम्स बनाने में यूज किया जाता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है, ये सब चीजों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स हाउ ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। तो आप देख सकते हो इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, सो आप जब भी अपने करंट अफेयर्स कवर करते हैं यू शुड नो कि आप करंट अफेयर में कौन से पॉइंट पे, मतलब उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। या तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है या इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। सो ऑल ऑफ यू शुड नो कि आप जितना भी करंट अफेयर स्टार्टिंग पढ़ रहे हो जीएस में उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंड यू आर पर्टिकुलरली फोकसिंग अपॉन Allahabad University or BHU or AMU, like whatever university you are focusing upon for MBA entrance, just focus on जिस तरीके का पैटर्न अभी आपने देखा क्वेश्चंस का, अवार्ड्स हो गए, विनर्स हो गए, इन्वेंशंस हो गई, फैक्चुअल चीजों पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। या तो वो चीज करंट अफेयर में होगी, दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड, या फिर मतलब उसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा उस चीज से, इसीलिए इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन लेक्चर के लिए। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस of previous year and some other facts also. Bye everyone.